प्रॉपर्टी भी हो गई थी, उसका फॉर्मूला लिख लिया था हमने, और उसके बाद कुछ और, बस कुछ प्रॉपर्टी का हेडिंग नहीं डाले थे क्या? लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये भी करते हैं हमारे ट्रांजिशन मेटल्स, है ना, दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। और उसका रीजन क्या है, ये तो अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ चुके हैं कि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, जहां पे वो लाइगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हाइफन डाल के लिखना। ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल आयंस, ट्रांजिशन मेटल आयंस, ट्रांजिशन मेटल आयंस form a large number of complex compounds. Transition metal ions form a large number of complex compounds. ये इसको अपन क्या नाम दिए थे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को और क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, फुल स्टॉप। complex compounds are those complex compounds are those complex compounds are those which have a metal ion, which have a metal ion, which have a metal ion linked to a number of ligands which donate lone pair of electrons, which donate lone pair of electrons, which donate lone pair of electrons to the central metal ion, to the central metal ion, to the central metal ion. एक आध एग्जांपल लिख लो तो कंपाउंड्स के, लिख लोगे खुद से ही, एटलीस्ट दो लिख लो, दो कंपाउंड के नाम, फॉर्मूले लिख लो। हाँ, सिर्फ वो एंटिटी लिख लो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, काउंटर आयन को छोड़ दो। एक ये लिख सकते हैं FeCN6, ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर -3 आएगा, क्योंकि देखो ये +3 है अगर, और ये -6 है, तो क्या आएगा? -3। ये आ सकता है, अरे ये हो सकता है कि नहीं, है ना। और क्या लिखे थे, एक आध और बताओ। NiCO का 4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ओवरऑल चार्ज 0 भी था एक बार, है ना, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो पार्ट हो गया जो अपन पढ़ चुके हैं, अपन पूरा चैप्टर पढ़ लिया ना इसका, हमको इसकी सारी थ्योरी पता है, VBT क्या था, CFT क्या था, तो ये अपन को नहीं पढ़ना। पढ़ना ये है कि ये क्यों बनाते हैं, रीजन, है ना, तो उसको नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे। लिखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ट्रांजिशन कंपाउंड्स, सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस because of the following reasons, because of the following reasons. First point लिखना, first point, comparatively smaller size of their metal ions, comparatively smaller size of their metal ions, क्योंकि इनसे बड़े भी वो हैं इनर ट्रांजिशन वाले F ब्लॉक एलिमेंट, इनसे बड़े हैं ना, comparatively smaller size of their metal ion. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, availability of vacant d orbitals, availability of vacant d orbitals, availability of vacant d orbitals, so that these orbitals can accept, so that these orbitals can accept lone pair of electrons, lone pair of electrons donated by the ligands, so that these orbitals can accept
lone pair of electrons donated by ligands. ठीक है, तो ये दो रीजन याद रखेंगे कि वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन. इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन. इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन मैंने आप लोग को ब्रीफ थोड़ा सा तो उसका बताया कि हाँ, मतलब उनके मेटल लैटिस में जो बीच बीच में वॉइड्स होते हैं, जिसको अपन इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोलते हैं, या गैप बोल लो या वॉइड्स, वहां पर हमारे छोटे एलिमेंट्स जाकर के ऑक्यूपाई कर सकते हैं उन जगहों को, है ना. बट वो ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए ये एक तरह के नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं हमारे. ठीक है, लिखो इसमें आइफन डाल के. Transition metals form a large number of interstitial compounds. Transition metals form a large number of interstitial compounds in which small atoms such as hydrogen, small atoms such as hydrogen, carbon, boron and nitrogen occupy the empty spaces. ब्रैकेट में empty spaces के ब्रैकेट में interstitial sites लिख लेना. इंटरस्टिशियल साइट्स, एम्प्टी स्पेसेस के ब्रैकेट में इंटरस्टिशियल साइट्स. कहां पे? इन देयर लैटिसेस. ठीक है, एक एग्जाम डायग्राम बना लेना. ऐसे ही आप कुछ एटम्स को ऐसे अरेंज कर लो. सॉलिड्स हैं मेटल, तो दे आर टाइटली पैक्ड, है ना. बट ऐसा करने पर बीच में इंटरस्टिशियल साइट्स जो क्रिएट हो रही हैं, वहां पे आप छोटे छोटे एटम्स ऐसे बैठा देना. ठीक है, बनाइए डायग्राम. नीचे लिखना, they are non-stoichiometric materials. They are non-stoichiometric materials. Non-stoichiometric materials. Stoichiometry अब पढ़े थे ना 11th में कि it is the branch which deals with the amount of reactant और product. जैसे आपने प्रॉपर एक रिएक्शन लिख दिया तो आप बैलेंस करोगे इस रिएक्शन को, और अब आप उसको देख करके प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इतना रिएक्टेंट लेने पर इतने प्रोडक्ट बनेंगे. तो इसकी केमिस्ट्री को अपन स्टोइकोमेट्रिक बोलते हैं, राइट. तो वहां पे रेशियो फिक्स होते हैं, इसलिए द केमिस्ट्री इज नोन एज स्टोइकोमेट्री. बट यहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं है ना. ये हो सकता है मैंने यहाँ पे 3 जगह पर बैठाए हैं, हो सकता है 4 जगह पे भी बैठ जाएंगे, तो इट इज नॉट फिक्स्ड. रेशियो फिक्स होगा तो आप फॉर्मूले बना सकते हो ना, जिसमें होल नंबर्स में नंबर ऑफ एटम्स होंगे. बट यहां ऐसा नहीं है. एग्जाम्पल करके लिखना. एग्जाम्पल TiH1.7, TiH1.7. एक और एग्जाम्पल लिखना, VH0.56 एक्सेट्रा. ऐसे कभी अपन कंपाउंड्स नहीं पढ़े, है ना, बिकॉज हम जो पढ़े कंपाउंड्स वो हमारे नॉर्मल कंपाउंड्स थे, है ना, जिसमें स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हमेशा फिक्स होता है. बट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक मटेरियल है. तो इसका मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये कि एक टाइटेनियम के पीछे 1.7 हाइड्रोजन है. देखिए इतने सारे हाइड्रोजन है, टोटल नंबर ऑफ टाइटेनियम एटम्स लिए, डिवाइड किए टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो पता चला एक के पीछे इतने एटम्स हैं, तो ऐसे लिख दिए. और ये वेनेडियम के साथ 0.56 हाइड्रोजन, मतलब 2 वेनेडियम हो सकता है शेयर कर रहे हैं बीच में एक हाइड्रोजन. ठीक है, ओके, एक्सेट्रा करके छोड़ देना इतने एग्जांपल.
फुल स्टॉप, नेक्स्ट टाइम लिखना, some of the important characteristics of these compounds, some of the important characteristics of these compounds, some of the important characteristics of these compounds are as follows. Some of the important characteristics of these compounds are as follows. First point लिखो, they are very hard and rigid. They are very hard and rigid. Second point, they have very high melting points. They have very high melting points. They have very high melting points. And last point लिखना, they acquire chemical inertness. They acquire chemical inertness. They acquire chemical inertness. इसका क्या मीनिंग हुआ? केमिकली ये रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना, आज स्टेबल है और रिएक्ट करेंगे भी नहीं, ठीक है। इनर्ट मतलब तो रिएक्ट, अनरिएक्टिव भी होता है, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एलॉय फॉर्मेशन। इससे भी क्वेश्चन आता है एलॉय वाला। एक कैटलिस्ट वाला जो हमने किया था वो क्वेश्चन आता है, ये आया है कई बार कैटलिस्ट वाला। एक जो मैंने कलर्ड वाला आप लोग को SC प्लस और TI का लिखवाया था ना, SC3+ एंड TI4+ आर कलरलेस, और बहुत सारे हमने लिखे थे Cu1+, Zn2+, ये सारे भी कलरलेस हैं, तो वाई दे आर कलरलेस, वो एक रीजन आया है एक आध बार क्वेश्चन। और एलॉय फॉर्मेशन का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो एलॉय फॉर्मेशन का लिखा, एलॉय क्या होते हैं? दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। कैसे होते हैं ये? होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो और ये करते क्यों अपन एलॉइंग? बिकॉज हमें कुछ पर्टिकुलर मेटल की कुछ प्रॉपर्टी इंप्रूव करनी होती है, जैसे आयरन की वो रस्टिंग के लिए वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, ताकि वो रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड करेगा तो रस्ट नहीं होगा, तो उसके लिए अपन उसको स्टील में कन्वर्ट कर देते ताकि अब वो रस्ट ना हो। ऐसे हमको किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम करना हो तो हम उसका एक और मेटल के साथ कंबाइन करके उसकी मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे सोल्डर में होता है। सोल्डर सुना आपने? सोल्डर जैसे सोल्डरिंग करते हैं, इट इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। टिन एंड लेड दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बट उनके कॉम्बिनेशन का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि आप उसको यूज करते हो सोल्डरिंग के लिए, तो वो जल्दी पिघलना चाहिए, तब तो पिघलेगा और वो किसी पॉइंट में जा करके सेटल होगा, और सूखने के बाद वो पॉइंट चिपक जाएगा। जैसे वेल्डिंग होती है वैसे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में हम सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है। हाँ, एलॉयज आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस। Alloys are homogeneous solid solutions of two or more metals, of two or more metals obtained by melting the components, obtained by melting the components and then cooling the melt, and then cooling the melt. Melting the components and then cooling the melt। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी 2 या 3 चीजों का आप एलॉय बना रहे हो, उन तीनों चीजों को साथ में पहले आप मेल्ट करोगे, मिक्स करोगे, एंड देन अलाउ इट टू कूल। तो अब जो बनेगा कूल होने के बाद सॉलिड वापस आ जाएगा, तो दैट विल बी योर एलॉय। तो वहां पे इस टाइप का वो इंटरस्टिशियल साइट्स में नहीं जाएंगे वो एटम्स, है ना। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब जिंक और कॉपर का अगर एलॉय बन रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि जिंक के सारे एटम्स होंगे और उनके इंटरस्टिशियल साइट्स में कॉपर होंगे, ऐसा नहीं होगा। अब कॉपर अपनी खुद की जगह लेगा इसी लैटिस के अंदर, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड एलॉय में डिफरेंस है ना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में दे ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, और वो छोटे एटम्स ही होंगे। पर देखो कॉपर और जिंक तो लगभग साइज में एक जैसे ही हैं, ज्यादा फर्क नहीं है उनके साइज में, तो वैसे भी कॉपर इसके बीच में आ नहीं पाएगा। जिंक की इंटरस्टिशियल साइट्स में कॉपर आ ही नहीं पाएगा, उतना जगह ही नहीं है बीच में। वो जगह तो सिर्फ छोटे छोटे एटम्स के लिए है, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन या नाइट्रोजन जैसे एटम्स के लिए, ठीक है। ओके, तो क्या लिखे? देन कूलिंग दी
melt, full stop. These are formed by metals. These are formed by metals. These are formed by metals whose atomic radii differ by. These are formed by metals whose atomic radii differ. Whose atomic radii differ by not more than 15%. Not more than 15%. 15%. मतलब एक कोई ज्यादा बड़ा एक ज्यादा छोटा हो जाएगा तो वो प्रॉपर लैटिस में बैठ नहीं पाएगा। तो सोचिए लैटिस ऐसे बनेगी फिर तो अच्छा ही दिखेगा। एक यूनिफॉर्म लैटिस होनी चाहिए, तो उसके लिए इन दोनों के साइज में 15% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है एलॉय बनाने के लिए मेटल चूज करने का। ठीक है, तो उस एटॉमिक रेडियस डिफर बाय नॉट मोर देन 15%, so that the atoms of one metal so that the atoms of one metal so that the atoms of one metal can easily take up the positions so that the atom of one metal can easily take up the positions in the crystal lattice of the other. In the crystal lattice of the other. In the crystal lattice of the other. ठीक है, अब एलॉय बनाने का रीजन ही ये है कि हमारे ट्रांजिशन मेटल में साइज का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हमने दोनों का रीजन देखा था ना कि एटॉमिक साइज में हमने लिखा भी था कि हम अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, नो डाउट, बट ट्रांजिशन मेटल में ये डिक्रीज कम था, ऐसा लिखा है हमने और प्रॉपर एक सीरीज का हमने वैल्यूज भी लिखे हैं। आप देख रहे थे जहां पर मिडिल ऑफ द सीरीज में तो ऑलमोस्ट 1-2 पीएम का ही फर्क था, साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो एलॉय बनाने का इनका मेन रीजन यही है कि ये आपस में साइज में ज्यादा डिफर नहीं करते हैं, तो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली घुल मिल सकते हैं ना। दोस्ती बराबरी में ही होगी ना, मतलब एज वाइज एक छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे का थोड़ा दोस्ती कर लेगा। तो इसलिए एलॉय ट्रांजिशन मेटल हमारे किसी और एस ब्लॉक या पी ब्लॉक वाले के साथ नहीं बना पा रहे हैं, तो दे आर मेकिंग द एलॉयज विद इन या अमंग देमसेल्व्स, बिकॉज वो सारे साइज में लगभग एक जैसे ही है। ये रीजन है बिहाइंड एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एज ट्रांजिशन मेटल्स हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। इनफैक्ट वो जो आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर याद हो, हमने पढ़ा था ना लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भी ज्यादा साइज में फर्क नहीं आ रहा था। 3D और 4D सीरीज में भले साइज का इंक्रीमेंट हुआ था, बट 4D और 5D में तो साइज का इंक्रीमेंट हुआ नहीं था बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और 5D और 6D में भी नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये लोग आपस में ऊपर नीचे में भी साइज में ज्यादा डिफर नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, तो एज ट्रांजिशन मेटल्स हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, as transition metals have similar atomic radii, have similar atomic radii and other characteristics, hence they form alloys very readily, hence they form alloys very readily. एक डायग्राम आप लोग बनाना, जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड का आपने डायग्राम बनाया ना, वैसे ही एक एलॉय का बना लेंगे डायग्राम। बनाते वक्त आप एक आध मेटल हम बीच में दूसरे एलिमेंट का भी प्लेस करेंगे, है ना, आप उसको अलग से लेबल कर सकते हो ना कि मेटल ऑफ एटम ए, मेटल ऑफ एटम बी, ऐसा करके, ताकि आपको दिखे कि दो अलग अलग एटम है। ठीक है, तो दीज आर मेटल एम, और इसको अपन एम डैश बोल देते हैं या ए डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट लाइक इंटरस्टिशियल साइड जहां पर बीच बीच के वॉइड्स में एटम ने जगह ली थी, है ना, इनका खुद का अलग ही, क्योंकि आपने तो प्रॉपर मेल्ट करके मिक्स कर दिया ना और अलाउ इट टू कूल, तो वो सब एक ही क्रिस्टल लैटिस में फॉर्म हो गए। ठीक है,
तो कलर्ड आयंस हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन। नेक्स्ट लिखेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट दो प्रॉपर्टी बची, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हाइफन लिखे, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, all transition elements, all transition elements except the first and last members of the series, except the first and last members of the series। सीरीज यानी कि हमारे पास 4 सीरीज है ना, 3D सीरीज, 4D, 5D एंड 6D। तो किसी भी सीरीज के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल है ना कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज, comma, exhibit a number of oxidation states, exhibit a number of oxidation states, exhibit a number of oxidation states, exhibit a number of oxidation states। अब उसका रीजन है कि इनके पास n-1 d भी है, ns से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और n-1 के d इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा लूज करते रहेंगे उतना नया नया ऑक्सीडेशन स्टेट आता रहेगा। कहने का मतलब Mn2+ कैसे बनेगा, जब 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे तो बन गया Mn2+। अभी भी उसके पास 3d5 है, 3d5 है, एक एक करके वो उसको लूज करते जाएंगे तो Mn3+, Mn4+, Mn5, Mn6, Mn7+। समझ रहे हैं क्या? तो ये रीजन है कि वाई दे आर हैविंग मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, पर ऐसा क्यों कि पहले और आखिरी वालों के पास नहीं है। ठीक है, तो रीजन लिखना नीचे, ये रीजन लिखना ना इस पॉइंट का, नीचे लिखेंगे द ट्रांजिशन एलिमेंट्स have their valence electrons, the transition elements have their valence electrons in 2 different sets of orbitals। The transition elements have their valence electrons in 2 different sets of orbitals, in 2 different sets of orbitals। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब पूरा का पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका 4s में नहीं है, कुछ उसका 3D में भी है। जैसे अनलाइक योर s ब्लॉक एलिमेंट, जैसे Mg का ले तो सारा का सारा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 3s2 में बस। Na के पास 3s1 में, तो ये एक ही लूज कर पाएगा, ये 2 ही लूज कर पाएगा, इसलिए ये Na+ बस रहेगा और ये Mg2+ बस रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक ही सेट ऑफ ऑर्बिटल है जिनके इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहीं पर है, जबकि इनके पास क्या है, ns में भी है और n-1 के d में भी है। तो दैट इज n-1d एंड ns, 2 डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, दोनों के नाम लिख रहे हैं n-1d एंड ns फुल स्टॉप। और इनके एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे पहले, उसके बाद ये भी करेंगे। Full stop. Since there is very little difference in their energies, since there is very little difference in their energies, since there is very little difference in their energies, comma, both energy levels can be used for, both energy levels can be used for bond formation, can be used for bond formation, can be used for bond formation। ठीक है, हम 3D सीरीज के लिखते हैं, जैसे अपन ने 3D सीरीज का साइज भी लिखा है, 3D सीरीज के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज भी लिखे थे ना, मैंने कहा था याद नहीं करना है, बट वो ट्रेंड समझने के लिए हमने लिखा था, फिर उसके रीजंस लिखे थे। तो इसका भी लिखते हैं, लाइन से पहले आप लोग सारे मेटल्स के नाम सिंबल लिख लीजिए। 3D सीरीज से क्या क्या है, शुरुआत करेंगे Sc से, है ना, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक लिख लीजिए पूरे, Sc, देन Ti, देन V, देन Mn, सॉरी Cr ना, पहले Cr आएगा ना 24,
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, देन Cu एंड, याद हो गया है ना? ठीक है, अब सबके नीचे उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखते चलते हैं ना। तो पहले एससी में आ जाओ, एससी में लिख लो सिर्फ +3, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसमें भी वो बेचारा कलरलेस है ना। हाँ, टीआई के नीचे लिख लो +2 +3 +4 +3 +2 +3 +4, फिर वी के नीचे 2 3 4 5, क्रोमियम में आओगे तो 2 3 4 5 6, और एमएन में आओगे तो 2 3 4 5 6 7। लाइन से ऐसे लिखते चलो, ऐसा ट्रायंगल दिखना चाहिए आपको, है ना, कि यहाँ पे आपने 3 बनाया, यहाँ +2 +3 +4, यहाँ +2 +3 +4 +5, यहाँ +6 तक, और यहाँ +7 तक लिखा है आप यहां तक? हाँ, चलिए एफई में आ जाइए, एमएन तक सब आ गए ना? एमएन की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। हाँ, एफई में आ जाओ, +2 +3 +4 +6, बट बहुत अनकॉमन है ये ऑक्सीडेशन स्टेट, अपन तो +2 +3 ही पढ़े हैं ना, फेरेस्फेरिक। +4 +6 पर वो हाईली अनस्टेबल है। उसके बाद कोबाल्ट में आ जाओ, +2 +3 +4, अब ये कम होती जा रही है ना, +2 +3 +4 हो गया कोबाल्ट का। निकल का भी सेम लिख दो, +2 +3 +4। कॉपर में आ जाओ, कॉपर का क्या होता है 2, +1 एंड +2, क्यूप्रस क्यूप्रिक, +1 एंड +2, उसमें भी आपकी +2 वाली ज्यादा स्टेबल होती है। और जिंक में सिर्फ +2, जिंक में सिर्फ +2, क्योंकि उसका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। लिखा था ना हमने वैल्यू, इसका रीजन भी लिखे थे कि जिंक +2 तक ही क्यों शो कर रहा है, बिकॉज उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, 3000 कुछ शायद थी उसमें, तो वो थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, तो छोड़ो नहीं देते। ठीक है, वैसे भी वो 3D10 में आ चुका है ना, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो अब ये जो ट्रेंड हमने लिखा है, इसका रीजन लिखते हैं एक एक करके पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखना नीचे, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, the most common oxidation state of 3D series is, कौन सा एक है जो सबका है? +2, the most common oxidation पर except Sc, है ना, the most common oxidation state of the 3D series metal is +2, is +2, तो वो भी लिख लेना एक्सेप्ट Sc, एक्सेप्ट स्कैंडियम का नहीं है वो +2, है ना, स्कैंडियम प्लस, मतलब एक्सेप्ट स्कैंडियम जिसका सिर्फ क्या है +3। और ये क्यों है सबका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि NH2 तो सबके पास था ना, तो वो 2 तो सभी लूज करेंगे, इसलिए +2 तो सबका होगा। हाइफन ये फुल स्टॉप करके लिखना, +2 इज ड्यू टू दी, +2 इज ड्यू टू दी लॉस ऑफ, +2 इज ड्यू टू दी लॉस ऑफ, +2 is due to the loss of 2 NS2 electrons, 2 NS2 electrons। हाँ उनका है, किसमें? तो +2 भी तो होगा ना, जैसे कॉपर ने एक 4s1 से लूज किया है ना, फिर एक और लूज करेगा तो +2 हो जाएगा। किसमें? एक्चुअली क्या कॉपर एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा करता है कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, अपन लिखने वाले हैं इसमें वो सारी चीजें, कि +1 उसकी अनस्टेबल स्टेट है, तो वो पानी में रह करके ही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करके Cu0 भी बनता है और Cu2+ भी बन जाता है। हाँ लिखना है इसमें, तो +2 इज ड्यू टू दी लॉस ऑफ 2 NH2 इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट, इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट, it follows from this that d orbitals are more stable than, d orbitals are more stable than s orbital, d orbitals are more stable than, d orbitals are more stable than मतलब इससे फिर इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्टेबल है। d orbitals are more stable than s orbital
आफ्टर स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम ने तो अपना लूज किया है ना 3d1। आफ्टर स्कैंडियम डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू एस ऑर्बिटल। सेकेंड बॉन्ड लिखना, the elements which show the greatest number of oxidation states, the elements which show the greatest number of oxidation states, the elements which show the greatest number of oxidation states occur in or near the middle of the series। वही mn है ना, mn बीच में है। ये लाइन समझे आप लोग क्या लिखे हैं कि वो एलिमेंट जो बीच में है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट कर रहा है। mn में आपने सबसे ज्यादा लिखा है ना, +2 से लेके +7 तक पूरे लिखे आपने। तो द एलिमेंट्स विच शो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अकर इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज, या तो बीच में होगा या तो बीच के आसपास कहीं होगा, इन और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज। फॉर एग्जाम्पल mn shows all the oxidation states from mn shows all the oxidation states from +2 to +7। ठीक है, इस फ्रॉम +2 to +7 फुल स्टॉप। द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, the lesser number of oxidation states, the lesser number of oxidation states on the extreme ends, सीरीज का शुरुआत और सीरीज का एंड में ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम हो गई हैं, 1 या 2 या 3 ही है। तो द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑन द एक्सट्रीम एंड्स are either due to extreme ends are either due to too few electrons, TOO वाला 2 है ना, too few electrons to lose or share, too few electrons मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन है तो कहां से फिर लूज करेंगे, जैसे लेफ्ट वाले के पास इलेक्ट्रॉन कम है ना, 3d1 होगा, 3d2 है, 3d3 है, तो टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज और शेयर, और टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स, देखिए देखो mn के बाद पेयरिंग होना चालू हो जाएगा ना। mn तक तो सबसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स mn के पास ही हैं, उसके बाद पेयर होना चालू हो जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन्स का अवेलेबिलिटी कम होने लगेगा, या डी ऑर्बिटल भी पूरा फुल होने लगेगा, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगेगा वो। ठीक है, तो क्या लिखे, टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज और शेयर, और टू मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स सो दैट फ्यूअर ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, टू मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स सो दैट फ्यूअर ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, कम ऑर्बिटल बची है क्योंकि सब पेयर्ड अप होती जा रही है, so that fewer orbitals are available to share electrons with others, ठीक है, एक और पॉइंट लिखना, the maximum oxidation state of reasonable stability, the maximum oxidation states of reasonable stability in 3D series, is equal to the sum of S and D electrons, S
एंड डी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि Mn में है 3d5 4s2, 5 + 2 7 is the maximum oxidation state। फिर 3d5 4s1, ये आपका क्रोमियम है, 5 + 1 उसकी मैक्सिमम आपने 6 लिखी है ना। तो यही पॉइंट है ना कि किसी का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर है, उसके वो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। बट उसके बाद वो डिक्रीज हो रहा है ना, बिकॉज पेयरिंग चालू हो रही है। ठीक है, तो सम ऑफ एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स अप टू mn ये चीज फॉलो हो रही है, फॉलोड बाय एन अब्रप्ट डिक्रीज, फॉलोड बाय एन अब्रप्ट डिक्रीज, followed by an abrupt decrease, abrupt मतलब अचानक से डिक्रीज होना, ABRUPT, abrupt decrease in the stability of higher oxidation states, abrupt decrease in the stability of higher oxidation states, abrupt decrease in the stability of higher oxidation state। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने आयरन की भी +6 लिखी है, बट वो बहुत अनस्टेबल है, तो वो आयरन उस स्टेट में रह ही नहीं पाएगा। आप कोशिश भी करोगे वहां तक लाने की तो वो उस स्टेट में रहेगा नहीं, यानी कि वो अनस्टेबल है, तो वापस से चाहेगा कि +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो पहुंच जाए। इसलिए अपन सिर्फ रीजनेबल स्टेबिलिटी वाली स्टेट की बात कर रहे हैं कि वो क्या हो, वो कितनी होती है, उनके NS और 3D के इलेक्ट्रॉन्स, 4s एंड 3D के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, वही उनकी हाईएस्ट रीजनेबल स्टेबिलिटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, जहां वो स्टेबल रह सकते हैं। ठीक है, ओके, एक पॉइंट और लिखना, इन अ ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, in a group of D block elements, in a group of D block elements, the higher oxidation states are, the higher oxidation states are more stable for heavier elements। In a group of D block elements, ग्रुप की बात कर रहे हैं, मतलब सीरीज की बात नहीं कर रहे, सीरीज कौन सी है, 3D सीरीज, 4D 5D 6D, पर ग्रुप कौन से हैं, ये वाले। तो इन अ ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल फॉर हेवियर एलिमेंट्स, फॉर हेवियर एलिमेंट्स। इसका एग्जांपल लिखो फिर समझना। फॉर एग्जांपल इन ग्रुप 6, इन ग्रुप 6, ग्रुप 6 मतलब 3D वाला कौन सा एलिमेंट होगा उस ग्रुप में, 3 से चालू होता है ना, 3 4 5 6, यानी कि चौथा क्रोमियम। कौन होगा, क्रोमियम। तो क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपने क्या लिखी है, +6, पर ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। पर इसी के जो नीचे दो एलिमेंट और हैं, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, जो इससे ज्यादा हैवी है, मास में हैवी होंगे ना, नंबर में भी ज्यादा है और मास में भी हैवी होंगे, तो इनकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू क्रोमियम। यही लिखा है हमने कि जो हायर नंबर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो किसके लिए ज्यादा स्टेबल है, जो एलिमेंट हेवियर है। समझ में आ गया एग्जांपल, मतलब ये स्टेटमेंट ऊपर का एग्जांपल क्या लिख रहे हैं, इन ग्रुप 6 MO6 एंड W6, समझ गए क्या लिखा है, मोलिब्डेनम इन +6 स्टेट एंड टंगस्टन इन +6 स्टेट are found to be more stable, are found to be more stable, are found to be more stable than CR6, than CR6। ठीक है, तो वो जो डाइक्रोमेट अपन पढ़ते थे, डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 था। देखो एक बार, ये +2 हो गया, ये वाला पूरा, ये +2x हो गया, और ये -14 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। दिख रहा है +6, ये समझ में आया क्या लिखा है, +1 पोटेशियम का, तो 2 है
क्रोमियम का नहीं पता, वही तो निकालना है, तो 2x और ऑक्सीजन का -2, तो 7 इंटू -2 -14, उधर जाएगा तो +14 -2 कितना हो जाएगा 6 नहीं 12, है ना। और फिर 2x इज इक्वल टू, तो x क्या आया, तभी इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं अपन इसी स्टेट में, क्योंकि इसका ये वाला स्टेट स्टेबल नहीं है। तो क्या करेगा ये, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रेड्यूस होकर के क्या होगा, अपने एक स्टेबल यानी कि +4 3 वाले में चला जाएगा। मतलब अपन उसकी उस कमजोरी को, क्या उसकी कमजोरी, कि वो उस स्टेट में स्टेबल नहीं रह सकता, उसकी कमजोरी को भी अपन ने यूज कर लिया। किसके लिए यूज कर लिया, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराने के लिए, कि तू तो रेड्यूस होगा 100%, तो रेड्यूस होते होते सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, हाँ तू तो मर ही रहा है, सामने वाले का भला करते हुए चले जा। तो वैसे कुछ इसके साथ हो रहा है, मतलब इसकी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है, समझ रहे हैं क्या, पर वो भी कब, इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो लिखो इसका एक लिख लो, फॉर दिस रीजन, फॉर दिस CR6 तक लिख लिए थे ना, फॉर दिस रीजन CR6, तो कैसा लिख रहे हो CR6, CR और ब्रैकेट में रोमन नंबर 6 है ना, तो फॉर दिस रीजन CR6 in the form of dichromate, CR6 in the form of dichromate is a stronger oxidizing agent, is a stronger oxidizing agent in acidic medium, in acidic medium, whereas MoO3, ये मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है, जहां पे मोलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, पर ये यूज नहीं होता एज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी +6 स्टेट स्टेबल है, तो ये +6 से +5 +4 में नहीं जाना पसंद करेगा, स्टेबल है तो रहना पसंद करेगा वही स्टेट में। तो जब ये चेंज ही नहीं करेगा, ये खुद रेड्यूस नहीं होगा, तो सामने वाला ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा इसके कारण। तो दिस इज नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट डाइक्रोमेट इज। ठीक है, तो MoO3, और उसका भी लिख लो डब्ल्यू वाले का WO3 एंड WO3, ये लाइन का मतलब समझ गया ना, कि CR6 in dichromate is a strong oxidizing agent, whereas MoO3 and WO3 are not. ठीक है, whereas MoO3 and WO3 are not. ठीक है, इस पॉइंट में स्टार मार्क कर लेना ना, इस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, जो लिख चुके हो उसके लिए बोल रहा हूं, यही वाला, कि why dichromate is used as a oxidizing agent, but with the same oxidation state MoO3 and WO3 are not. तो उसके अपन यही रीजन लिखेंगे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हेवियर एलिमेंट्स के लिए स्टेबल होती है। क्रोमियम ठहरा लाइटर, अरे हेवियर के लिए स्टेबल है तो लाइटर के लिए अनस्टेबल है, तो क्रोमियम अनस्टेबल रहेगा उस स्टेट में, तो उस अनस्टेबिलिटी का यूज करके वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि वो खुद तो रेड्यूस होने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इन अ सॉल्वेंट, oxidation state of a metal in a solvent, oxidation state of a metal in a solvent depends on the nature of the solvent, depends on the nature of the solvent, depends on the nature of the solvent, full stop. The metal in a particular oxidation state, the metal in a particular oxidation state, the metal in a particular oxidation state may undergo oxidation or reduction, the metal in a particular oxidation state may undergo oxidation or reduction in the solvent, in the solvent, in the solvent under appropriate conditions, under appropriate conditions, under appropriate conditions. एग्जाम्पल लिखो, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल CU
प्लस 1 प्लस है ना, Cu1 प्लस is unstable in water. Cu1 plus is unstable in water as it may undergo oxidation. As it may undergo oxidation. और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, Cu2 प्लस, और वो स्टेबल होता है पानी में. मतलब सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट डिफर, मतलब सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है कि ये वाला आयनिक स्टेट स्टेबल नहीं था, पर एक और लूज करने के बाद जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बना वो स्टेबल था सॉल्वेंट पे. मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है. वही अपन ने पॉइंट लिखा है इसका. तो क्या लिखा, अंडरगो ऑक्सीडेशन वेयर एज Cu2 प्लस इज स्टेबल इन वाटर. वेयर एज Cu2 प्लस इज स्टेबल इन वाटर. Cu2 plus is stable in water. Similarly, एक एग्जांपल और लिखना, Fe2 plus is unstable in, Fe2 plus is unstable in aerated water. AREATED. Aerated water. Aerated water क्या होता है, जिसमें एयर डिसॉल्व होगी उसको एरिएटेड वाटर बोल देंगे. In aerated water as it undergoes oxidation in it. फेरस से फेरिक बन जाएगा as it undergoes oxidation in it. As it undergoes oxidation in it. ठीक है, एक और पॉइंट लास्ट. If the element exists in more than one oxidation state, if the element exists in more than one oxidation states, if the element exists in more than one oxidation states, जैसे Cu1 plus Cu2 plus Fe2 plus Fe3 plus, ये तो बहुत सारे थे ना, comma, their relative stabilities, their relative stabilities, their relative stabilities, यानी कि दोनों में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है. जैसे फॉर एग्जांपल Cu प्लस और Cu2 प्लस में अगर हमको डिसाइड करना है कि कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए अपन उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज देख सकते हैं. रिडक्शन पोटेंशियल जो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे, E0 लिखते थे ना, तो आपको एक की तो याद भी होगी, Cu2 प्लस वाले की कितनी थी इसकी वैल्यू, हाँ 0.34, 0.34 थी ना. अरे इसकी 34 थी और जिंक की 0.76 थी माइनस. तब तो डेनियल सेल 1.1 वोल्ट का बनता था नहीं, ई कैथोड माइनस ई एनोड करते थे ना, तो उसमें जिंक का -0.76 था और कॉपर का +0.34 था. दोनों को माइनस करने पर ई कैथोड माइनस ई एनोड 1.1 वोल्ट आता था. ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमको पता है 0.34. Cu प्लस वाले की देखते हैं. कहने का मतलब Cu प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बनेगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, एंड Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बनेगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है 0.34 वोल्ट. तो इनकी वैल्यू को डिसाइड करके हमको पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा. तो हमने क्या लिखा है, इफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर रिलेटिव स्टेबिलिटीज कैन बी नोन फ्रॉम दी, their relative stabilities can be known from the, their relative stabilities can be known from the standard electrode potential data. Standard electrode potential data. एग्जाम्पल के लिए कॉपर को ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कॉपर, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कॉपर, आप लोग ये सीधा रिएक्शन लिख के इनकी वैल्यू लिख दो दोनों की. पहला रिएक्शन लिखो, Cu1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बनेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना E0 इज इक्वल्स टू 0.52 वोल्ट, 0.52 वोल्ट, और इसका आपको पता है 0.34 वोल्ट. लिख लो दोनों रिएक्शन. ये वैल्यू से अपन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो पहले रेड्यूस होगा ना, हाँ तभी वो कैथोड है ना. तो इसका मतलब दोनों में पहले कौन रेड्यूस हो जाएगा, Cu प्लस ना, यानी कि वो कम स्टेबल है. यस और नो, मतलब इन दोनों में पहले कौन रेड्यूस हो जाएगा Cu में, Cu प्लस.
Cu2+ नहीं होगा पहले, इसका मतलब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका, क्योंकि वो उस स्टेट में अभी भी है, पर Cu+ को मौका मिला तो तुरंत Cu बन गया, क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा थी। ठीक है, तो वही नीचे ये लिख लिया दोनों रिएक्शन, नीचे लाइन में एक लिख लेना। Thus Cu+ is reduced more easily, thus Cu+ is reduced more easily, thus Cu+ is reduced more easily and hence is less stable than Cu2+. Thus Cu+ is reduced more easily and hence is less stable than Cu2+. ठीक है, क्योंकि वैल्यू देख के पता चल रहा है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो पहले रिड्यूस हो जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये पहले रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए ऑक्सीडेशन स्टेट के ही? 6 हो गए। ये एक और लिख लो, ये नहीं लिखा है तो आप लोग बोलोगे सर ये क्यों नहीं लिखवाया आप आज, लिखो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, the oxidation state of a transition metal, the oxidation state of a transition metal depends on the nature of combining atoms. The oxidation state of a transition metal depends on the nature of combining atoms. Nature of combining atoms, full stop. The compounds of metals with fluorine and oxygen, the compounds of metals with fluorine and oxygen, the compounds of metals with fluorine and oxygen exhibit the highest oxidation states, exhibit the highest oxidation states. इसका मतलब समझ में आया आप लोग? एक बार रीड करो। ऐसा लिखा है कि मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगा किसके सामने शो करेगा, किसके सामने शो करेगा? जो उससे ज्यादा या उस बहुत ज्यादा नॉन मेटालिक है, क्योंकि मेटल है ना, तो मेटल सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक के सामने अपना सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। समझे? मतलब कोई सामने से बड़ा आदमी आ रहा है तो आप अपना बड़ा हथियार निकालोगे ना, छोटे मोटे आ रहे थे ऐसे ही मार देंगे, पर एकदम बड़ा आदमी आ गया तो उसके लिए क्या निकालोगे? बड़ा हथियार निकालोगे। तो वैसे ही मेटल भी, जब एक ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या है हमारे फर्स्ट सेकंड नंबर के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फॉलोड बाय सेकंड ऑक्सीजन की होती है, तो ये दोनों एकदम स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स, तो इनके सामने मेटल्स अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे आपने अभी देखा क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ था ना, अरे Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन, वहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +6। उसके पहले वो ऑक्सीजन, तो उसके पहले और किसी एलिमेंट का कंबाइन करेगा तो इतनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा वो। उसका रीजन है कि ऑक्सीजन एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा? वो शेयर्ड पेयर अपनी तरफ खींचेगा, जाहिर सी बात है ये खींच रहा है, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा प्लस उसके पास जाता जाएगा। समझे? जितना नेगेटिव ये बनेगा उतना ही तो पॉजिटिव वो हो जाएगा ना, ऑपोजिट होगा पूरा। प्लस ऑक्सीजन का साइज भी छोटा है, साइज छोटा है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। तो ये दो रीजन है, तो कंप्लीट कर दो ये सेंटेंस को। एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर, as fluorine and oxygen are small in size, as fluorine and oxygen are small in size and the most electronegative elements, and the most electronegative elements, and the most electronegative elements. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कुछ पॉइंट्स और हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। एंड एक बस लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बच गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये डी ब्लॉक वाला तो खत्म करेंगे, फिर बचेगा एफ ब्लॉक, लैंथेनॉइड्स एंड